गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के अपन इस वीडियो में एक टॉपिक करने वाले हैं। इसका क्या नाम है मुझे बताइए आप। थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज के अपन इस वीडियो के अंदर अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन अपन ने कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं प्रोनाउन। तो सही पकड़े हो आप, सही पकड़े हैं जी। तो देखिए आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन प्रोनाउन सीखने वाले हैं, ठीक है। आज प्रोनाउन में से कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो आप उसे 100% चुटकियों में एकदम देखते ही पहचान जाओगे कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा प्रोनाउन लगाना है या कैसे प्रोनाउन को यूज करना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर आप कहाँ से पढ़ते हो ऐसा, मतलब दोस्त तू कहाँ से पढ़ता है ऐसा, तो तुझे पता चल गया कि अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, सच बात बताऊँ ना, मैं आपको एक कॉपी से नहीं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। मेरे पास आपकी 3 बुक है, तीन उनके तीनों डिफरेंट राइटर्स हैं। तीनों के अंदर जो ज्ञान है, जितना भी भंडारा जो भी भरा हुआ है, उतने सारे माल को जब मैं निकालता हूँ, उसमें छाड़ता हूँ, वो सारे टॉपिक से मैं आपको पढ़ाता हूँ। इससे फिर उसे गुंजाइश ही नहीं रहती कि फिर आप नहीं आए वो प्रोनाउन, ठीक है। तो कर लेंगे आप जैसा किया है। और देखो यार रिजल्ट इसमें अच्छे नहीं आ रहे भाई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। छोटे भाई का चैनल है, प्लीज़ यार कर दिया करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो अगर कोई भाई है तो उसे शेयर करो अगर वो इंग्लिश कोर्स सीखना चाहता है। और इस बार पक्का जो है रेगुलर वीडियो आएगी। और जब भी कुछ करता हूँ, मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ ना, तो सोचूंगा कि अब रेगुलर वीडियो आएगी यार, तो पता नहीं कुछ हो ही जाता है यार। तो चलो अब नहीं होगी कोई, ठीक है। आज अपन करने वाले हैं प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन करने वाले हैं अपन आज प्रोनाउन मेनली, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दे रहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कैसे अपन उसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं सब प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर है। द नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। इतनी बात आपको क्लियर है ना। क्योंकि यार हर्ष भाई से पढ़ा जो पढ़ाया आपसे आपने, इसमें नाउन पढ़ा रहा है, दिख रहा है प्रोनाउन, तो नाउन पढ़ा रहा है। तो अब प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन की जगह पे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें अपन प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन का अपन ने आविष्कार ही क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों। क्योंकि अगर मैं बोलूँ एक बच्चा है राहुल, मैं कहूँ राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल कुक्ड फूड, राहुल इज प्लेइंग, तो मैं बार बार राहुल 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 बोलते जा रहा हूँ। तो फिर सेंटेंस जो है मेरा उठपटांग सा आ रहा है थोड़ा, उसके थोड़ी एक अलग सी फील आ रही है, मतलब वो सही नहीं लग रहा मुझे, है ना। अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार सेंटेंस सही नहीं है। तो ठीक है। और फिर इस राहुल नाम की जगह अपन ने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करे, ठीक है, समझो, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करे। राइट, जैसे राहुल की जगह मैंने कहा कि राहुल इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज गुड इन कुकिंग, हिज मदर नेम इज दिया, जो भी समझ लो। तो मैंने प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके नाम की जगह। इससे अब सेंटेंस जो है उसका एक अच्छा अपन आ रहा है, सेंटेंस का अच्छा लग रहा है, ठीक है सेंटेंस। इतनी बात क्लियर हुई आपको, क्लियर होनी चाहिए को बात आपको। और भाई देखो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना देखो, ठीक है। प्रोनाउन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, द वर्ड्स that are used at the place of noun। अब इसके अंदर आप कुछ और वर्ड्स ऐड कर देना था। प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट आर कॉल्ड इन प्रोनाउन। तो इतना सा मत लिख के ना, आप उसको एक्स्ट्रा वर्ड थोड़े जोड़ के लिख देना, ठीक है। पर मेन मैंने आपको सारा मान यहाँ पर दे दिया है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। ये बात समझ में। प्रोनाउन के मेनली जो है मैं आपको आज 6 प्रकार पढ़ाऊंगा, 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा। अब प्रोनाउन जो होता है वो मेन प्रोनाउन
अगर मैं और ज़्यादा गहराई से बिल्कुल एकदम डीप डेप्थ में आगे पढ़ूँ, प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 10। इन 10 में से अपन को ओनली सिर्फ पढ़ने हैं 6, जो पढ़ने हैं। इन 6 में से ही मैंने ज़रा देखा है, इन 6 में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और उन जो बाकी के जो प्रोनाउन है मैं उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा छोटा छोटा। बल्कि इन 6 पे ही मेन ध्यान देना। मैं जितने पेपर देखे हैं जिनके अंदर इंग्लिश है, तो उनके अंदर मैंने ये 6 प्रोनाउन देखे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, 6 प्रोनाउन के ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 6 प्रोनाउन के नाम लिखूँगा आपको, तो कौन कौन से होंगे? वो हो सकते हैं का वही है ही है पर्सनल, पॉजिटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, reflexive, and embedded intelligence, okay? ठीक है। मैंने आपके लिए सारा जो है ये सारे मेन टाइप्स मैंने आपने लिख दिए हैं, और एक एक्स्ट्रा भी लिखा है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग ही डिफरेंट है। तो आप इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपन एक एक्स्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, इतने आज करेंगे। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे अपन। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्त चिंता करके लिखने जा रहा, मेरे दोस्त पर्सनल प्रोनाउन जो एक नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल मीन्स खुद के लिए, पर्सनल मीन्स खुद के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो खुद के लिए इस्तेमाल होता है। खुद के लिए कैसे? किसी भी पर्सन, किसी भी पर्सन या किसी व्यक्ति के नाम के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे अपन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लाइक मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था राहुल का, तो राहुल की जगह पर मैंने ही लगा दिया था, तो मेरा ही क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और उस नाम की जगह इस्तेमाल हुआ था ये, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अगर इसके एग्जांपल दूं मैं तो Ram is a good boy। इसके अंदर मुझे कौन सा नेम दिख रहा है? राम। राम क्या सब्जेक्ट हो गया। अब फिर ये नाउन दिख रहा है, राम भी नाउन है, नाउन है राम। अब नाउन की अभी राम की जगह मैंने ही लगा दिया। He is a good boy। He is good। राम is good मीन्स राम अच्छा है। He is good। He is good।
वह अच्छा है, तो मतलब यहाँ मुझे क्या आ गया, ही आ गया, तो मेरा ही क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इतने बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ना आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसके मेरे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं he she it they ओके ओके he she it they ना she it they I we you। ठीक है, ये मैं एग्जांपल लेते ही शी इट दे आई वी यू। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, थोड़ा उलझन भरा इसके अंदर एक काम है। क्या काम है बता दूं, इसके अंदर जो ही शी इट है ना, ही शी इट जो है तो ही शी इट एंड दे, सॉरी ही शी इट एंड दे, ये जो चार हैं ये है थर्ड पर्सन के अंदर। इस कौन से पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन। और ये आई और वी है, ये है सेकंड पर्सन के अंदर। और ये बाकी का बचा ये लास्ट का अकेला यू, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के अंदर है, और ये यू है ये बेचारा अपना अकेला यार इस सेकंड पर्सन के अंदर है। समझ रहे हो, ये बाकी की शुरुआत के चार ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन के अंदर काउंट करते हैं, और आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के अंदर काउंट करते हैं, एंड यू अपना अकेला बेचारा ये सेकंड पर्सन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन है, क्या काम है इनका, काम क्या है। देखो फर्स्ट पर्सन एक किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर तीन चीज होती है। सबसे पहले उस वाक्य को बोलने वाला, फिर जो उस वाक्य को सुन रहा है वो क्या हो गया, उस वाक्य को सुनने वाला, और वाक्य के अंदर जिसकी बात हो रही है कोई दूसरा पर्सन, उसे अपन कहते हैं कोई अन्य पुरुष। हिंदी का तो पढ़ा ही है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। तो वैसे ये वही खेल है, फर्स्ट पर्सन वो है जो इस पूरे सेंटेंस को बोल रहा है। ठीक है, और जिस ऐसा प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के नाम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आई, लाइक मैंने कहा राहुल, देख आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैंने खुद के लिए ये वाक्य बोला। ठीक है, और मैंने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने मेरे नाम की जगह आई प्रोनाउन का इस्तेमाल करा। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने इस आई प्रोनाउन का इस्तेमाल करा, तो मैं क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन तो हो गया। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन का जो है ये प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, समझ रहे हो आप, क्या समझ रहे हो, फर्स्ट पर्सन का यहाँ। और अब वाक्य करना, लाइक मैंने बात कही ही इज अ गुड बॉय, लाइक मेरे पास ये एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय, लिख देते हैं यहाँ पर भी, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर मैंने ना तो मैंने मेरा नाम लिया, ना ही तो मैं उसको सुना रहा हूँ, पर मैं जिसको एक वाक्य सुना रहा हूँ ना, मैंने उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज नहीं करा है। ठीक है, वाक्य के अंदर तो मैंने यहाँ पर ही यूज करा है। मुझे पता चल रहा है कि मैं जो ये सेंटेंस बोल रहा है ना, और ये जो सेंटेंस सुन रहा है, जो वाक्य में किसकी बात हो रही है, किसी दूसरे लड़के या लड़की की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ही शी इट दे थर्ड पर्सन के यूज होता है, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड बेचारा अकेला यू सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। अब जो ही शी इट है, ही वो होता है जब वाक्य के अंदर कोई पुरुष की बात हो रही हो, यानी कोई जेंडर, किसी मेल की बात हो रही ना, मेल की बात वाक्य के अंदर, कोई मेल थर्ड पर्सन अगर मेल है, बॉय है या फादर है, अंकल जो भी है, उसके लिए ही होगा। अगर थर्ड पर्सन अपना लड़की है, जिसका लड़की जेंडर है, गर्ल है या आंटी जे कोई भी है, तो वो शी यूज होगा। अब इट किसके लिए होता है, इट जो है उसका बहुत सारा कंफ्यूजन है।
इट जो होता है वो अपना बेटे दोस्त, इट एक तो एनिमल्स के लिए होता है, एंड न्यू बॉर्न बेबी जिसका भी अपने को जेंडर नहीं पता उसके लिए इट यूज करते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसके लिए भी इट यूज करते हैं। अब दे जो होता है थर्ड पर्सन, जब बहुत सारे थर्ड पर्सन है, लाइक मैं प्यूरल के अंदर बात कर रहा हूँ, लाइक मैं एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, जब थर्ड पर्सन के अंदर मैं एक पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, है ना, लाइक दे आर गुड बॉयज मीन्स वो अच्छे लड़के हैं, तो मीन्स ना मैंने खुद का नाम लिया ना मैंने सामने वाला का नाम लिया जो सुन रहा है, मैंने किसी दूसरे की बात करी और दूसरा अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा ग्रुप है, तो इसलिए वहाँ पर मैंने दे यूज करा। और जब मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर है तब मैं आई यूज करता हूँ, और जब प्लूरल के अंदर है फर्स्ट पर्सन तब मैं वी यूज करता हूँ। इतनी बात समझ पाई। यू जो है लड़के के लिए यूज होता है, लड़की के लिए भी यूज होता है, फिर सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। एक प्लूरल के अंदर भी यू यूज होता है एंड और सिंगुलर के अंदर भी यू यूज होता है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तभी मैं आपको आगे पढ़ाऊं, ओके। ठीक है। दूसरा क्या है अपने भाई, दूसरा प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी कोई वस्तु है ना, कोई भी चीज है, उसकी ओनरशिप बता रहा है, ये किसकी चीज है, इसका मालिक कौन है। ऐसा प्रोनाउन जो ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, द प्रोनाउन used to show ownership का वन पोजेशन भी कहते हैं। हाँ ओके ओनरशिप का वन पोजेशन भी कह सकते हैं। अगर आपकी कोई किताब उसके ना पोजेशन लिखा हुआ है, लाइक ऐसे पोजेशन, तभी इसका मतलब ये ओनरशिप होता है, मतलब वो चीज किसकी है। अगर मैं कहूं दिस साइकिल इज, नहीं दिस इज, ओके मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं, एक बार लिख के देता हूं। दिस साइकिल इज माइन, दिस साइकिल इज माइन, ठीक है। दिस साइकिल इज माइन। यहाँ पर माइन जो है ये क्या है, ये बता रहा है कि ये साइकिल मेरी है, ये साइकिल तुम्हारी नहीं है, मेरी यानी मेरी ही है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। माइन, अब बोलोगे यार माइन नहीं होता, वो तो माइन होता है ना। मैं आपको उसके बाद वर्ड क्लियर करवा देता हूँ। देखो माइन एंड माई के बीच डिफरेंस मैं बताता हूँ आप लोग को अभी। देखिए अगर मैं पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करूँ तो मेरे पास एग्जांपल है इसके। माइन, आवर्स, योर्स, हीज एंड देयर्स, ओके। yours, his, hers, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ड लिख दिए हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के। माइन, आवर, आवर्स, आवर्स, देयर्स, योर्स, हीज,
एंड हर्स। ठीक है, आपको एक बात कॉमन की होगी कि यहाँ पर मैंने माइक का नहीं लिया, माइक मैंने यहाँ पर आपका माई नहीं लिया है। इतनी बात समझ भाई। अब माइक क्यों नहीं लिया है? क्योंकि माई जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो माई होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इतनी बात समझ में? आपको अगर बेसिक क्लियर कराता हूँ मैं हर बार, मैं आपको रट्टा बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। माई जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव में यूज होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट तो जानते हो, वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ जानते हो, नंबर होगा तुम लोग। और माइंड, जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। इसलिए मैंने आपको माई को काउंट नहीं करा है, और इसलिए ही यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, दिस साइकिल इज माइन। ठीक है, यहाँ पर माइन, यहाँ पर मुझे कोई सब्जेक्ट था नहीं, सब्जेक्ट कभी का लास्ट में भी आ जाता है। ठीक है, आता है ना सब्जेक्ट लास्ट में, तो पर यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह मुझे यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए था जो एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की तरह काम करे। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए वाक्य के अंदर, नहीं, मुझे एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए था पॉसेसिव का जो एक एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। इसलिए मैंने यहाँ पर आपका माइंड यूज करा है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? या आपको क्लियर नहीं चाहिए, मैं आपके वर्ड सीख दिए। माइंड जो होता है वो एक अकेले पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, अकेले पर्सन के लिए, लाइक दिस साइकिल इज माइंड मींस जो बोल रहा है ये वाक्य है तो क्या है, एक सिंगल पर्सन है। आवर्स, जब ओनरशिप कोई चीज बहुत सारे लोगों की होती है, लाइक एक चीज होती है लाइक दिस लैंड इज आवर्स, ये जमीन हमारी है, मीन्स जो कहना नहीं वाक्य, मतलब इस ओनरशिप दिखा रहा है कि जमीन किसकी है। वो जमीन किसी एक की नहीं है, वो जमीन बहुत सारों की है, मीन्स जमीन बहुत सारों की है, मीन्स एक पूरे समझ लो एक पूरे ग्रुप ने जमीन को खरीदा है। इसलिए मैंने यहाँ पर आवर्स यूज करा है। जब प्लूरल के अंदर बात हो ना तब आप समझ लेना। आपको अब आप सोचोगे भाई मुझे वाक्य के अंदर पता कैसे चलेगा, सेंटेंस के अंदर पता कैसे चलेगा कि वो सेंटेंस प्लूरल के अंदर है किसके अंदर है। ठीक है, सेंटेंस ही ऐसा आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसे क्लू दे नहीं था जिससे आपको पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है ना, लाइक दिस साइकिल इज डैश, अगर ऑप्शन में लिखा था माइंड एंड देयर्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइकिल, यहाँ पर मुझे साइकिल क्या था, मुझे सिंगुलर दिख रहा था तो मैंने सिंगुलर वाला वर्ड चूज कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा है दिस साइकिल्स आर, तब मैं यहाँ पर देयर्स यूज करता। समझ रहे हो कि सब खेल जो है सिंगुलर प्लूरल का ही है। ठीक है, और योर्स मैंने बता ही दिया, जब सामने वाला जब आपकी बात सुन रहा है उसके बाद बता दो भाई ये तेरी चीज है, दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। ठीक है, समझ लो क्यों। अब आप बोलोगे भाई तू तो बोल रहा समझ रहे हो पर समझ कुछ आ नहीं रहा। अगर आप वो बताता हूँ, मैं आपसे बता दूँ, आप सेंटेंस को हिंदी करके देखिए, एक बार हिंदी करके देखिए। एग्जाम के वक्त मत करना, एग्जाम के वक्त आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आप एक बार आप अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप बोलिए मैं एक मान लीजिए वो देखिए एक साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल है, मैंने कहा दिस साइकिल इज योर्स, ये साइकिल तुम्हारी है। और जब हिंदी में ट्रांसलेट करा ये तुम्हारी और तुम्हारी जो है दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। इतनी बात समझ गई, किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन, ठीक है, और मैंने देखा कि साइकिल जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो ऑप्शन में अगर मुझे प्लूरल वाला वर्ड दिख रहा है, एक सिंगुलर वाला वर्ड दिख रहा है, अगर साइकिल वर्ड सिंगुलर है तो मैं सिंगुलर वाला वर्ड यूज करूँगा पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए। और अगर वो मेरा इसके अंदर प्लूरल के अंदर है, 2 मिनट रुकिए, ओके, अगर वो मेरा क्या प्रॉब्लम हो जाए, मैं ऐसा कह रहा था, तो उस जिसके बारे में बात हो रही है जिसका पोजेशन
जिसकी ओनरशिप आप वाक्य के अंदर बता रहे हो, अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वाला वर्ड यूज करोगे, अगर वो प्लूरल के अंदर है तो आप प्लूरल वाला वर्ड यूज करोगे। ठीक है, आपको कौन सा क्लियर हो गया होगा, मैंने सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको बता दिया है। ठीक है, देयर्स, देयर्स जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, आवर्स और देयर्स, अब इन फर्क क्या हुआ? आवर्स जो होता है वो जब कोई फर्स्ट पर्सन बोलता है कि ये सब ये हमारी है, बताता है कि वो खुद के लिए बताता है। जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर होता है और जब वो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जब प्लूरल के अंदर होता है और वो खुद की ओनरशिप खुद ही बता रहा है कि ये साइकिल मेरी, ये साइकिल तुम्हारी है। ठीक है, तब मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तब मैं यूज करता हूँ, आवर्स यूज करता हूँ। पर जब थर्ड पर्सन के लिए मैं जब ओनरशिप बता रहा हूँ, जब मैं थर्ड पर्सन के लिए जब मैं ओनरशिप बता रहा हूँ, दिस साइकिल्स आर देयर्स, वो ये साइकिलें उनकी है, तब मैं थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहा हूँ पॉलिसी में देयर्स। एंड योर्स में आपको बता ही दिया है, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है हीज एंड हर्स। हीज जो होता है वो होता है गर्ल्स। देखो एक बार, हर्स जो होता है वो होता है लड़कियों के लिए, एंड हीज जो होता है वो लड़कों के लिए पॉजिटिव बताता है। यदि जब मैं कोई किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये चीज उस लड़के की है, दिस साइकिल इज हीज, ये साइकिल उसकी है। ठीक है, तो ये लड़के का बारे में पता चल रहा है, जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, जिसकी भी साइकिल की है, जिसकी भी साइकिल है, जिसकी भी साइकिल ओनरशिप है, वो एक लड़का है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, हीज यूज कर दिया। और अगर मैं ऐसे करूँ, दिस साइकिल इज हर्स, मीन्स वो साइकिल उसकी है, तो मैं पता चल रहा है कि ये लड़की के लिए, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि लड़का है लड़की है। पर अगर आप देखो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कैसे आएंगे। अब ऐसा नहीं, आपको सेंटेंस का दे नहीं रखा, कुछ सेंटेंस में क्लू दे नहीं रखा, ये लड़का है क्या लड़की है, और दोनों हीज एंड हर आ गए ऑप्शन के अंदर। अब आप सोचोगे भाई पूरी मैया अब क्या होगा भाई, तो आप वहाँ पर कुछ भी तो मत करना, मतलब आप पूरा सोचिए, बाकी दे रखेगा। एग्जाम में इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको ऐसा करेगा, उलझाएगा, तो वो ऐसा क्लू देगा ही देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि लड़का है क्या लड़की है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज ठीक है, ओके मैं बताऊँ तो यहाँ पर दिस की जगह मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस की जगह मैं कहूँ दिस साइकिल है ना। अब मुझे सबसे पहले तो मुझे पता दिस साइकिल, मुझे सबसे पहले तो पता चल गया कि ये प्लूरल का वर्ड है, क्योंकि दिस प्लूरल के लिए यूज होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको सब कुछ। देखिए आज बता दिया आपको, ये पॉजिटिव प्रोनाउन लगे आपको। मैं हर एक टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि अच्छे से क्लियर करूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक मोबाइल एक डिजिटल बोर्ड ले आएंगे आप, अगर आपको सपोर्ट हो तो फिर उसमें पढ़ा भी अच्छे से पाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का अगर मैं कहूँ, द प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू शो डेमोन्स्ट्रेशन। ओके डेमोन्स्ट्रेटिव में कहूँ तो एक बार
ये एक प्यारी सी सुंदर सी मैं आपने डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिखी है चलो पढ़ते हैं। सीधी बात है, नो बकवास। प्रोनाउन यूज्ड टू शो इन यूज्ड टू इंडिकेट प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस लिख लिया देख लीजिए अभी। प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट नाउन इन सेंटेंस, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन को ही बता रहे हैं सेंटेंस के अंदर, नाउन के बारे में ही बता रहे हैं या नाउन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैंने लिखा नहीं है पर इशारा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है ये। डेमोन्स्ट यूज टू शो, अगर मैं छोटी सी और डेफिनेशन करूँ तो उसकी है यूज टू शो डेमोन्स्ट्रेशन। पर आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही अच्छी लिख रहा है, पर आपके हिसाब से मेरे हिसाब से ये डिफाइन जो सूटेबल है, क्योंकि ये डिफाइन एक बच्चा भी लिख सकता है। यदि आपको ऐसे हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर अगर आ सकती है डेफिनेशन, तो एग्जाम में इसके अंदर डेफिनेशन आ सकती है, तब यही सबसे अच्छी लिख सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपने थोड़ा ज़्यादा ही छोटी कर दी और ज़्यादा हो सकता है एग्जाम को समझ में भी ना आए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी लिख देना। पर इस डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स इशारा कर दो, उसकी तरफ पॉइंट आउट करना। क्या मतलब? उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो, अरे वो, अरे ये, अरे वहाँ, अरे देख वहाँ। समझ में आया आपको? मतलब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है मेरे पास, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। ये पेन है, ये पेन है। हिंदी का अगर मैं इसको करूं, दिस इज द पेन मीन्स ये पेन, ये जो अपना नाउन है, इसके लिए ये जो अपना नाउन है इसके बारे में बता रहा है कि कहाँ ये पेन क्या है। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन मीन्स पेन के बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। पेन क्या है? नाउन है ना अपना, है ना, तो उसके बारे में बता रहा है ये, अरे ये पेन है, अरे ये वो है, अरे ये है। समझ में आया आपको? तो और उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है, दिस इज द पेन, ये पेन है, इशारा कर रहा है। आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए एक बार से, ठीक है, आपको समझ में आया? दिस इज द पेन। ठीक है, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको बोली। अब डेमोन्स्ट्रेशन का अगर मैं आपको वर्ड बताऊं तो उसके 4 वर्ड हैं, दीज, दैट, दीज, दूस, दीज, दैट, दीज, that these those, these that these those, ये 4 ही वर्ड हैं। अब ये जो these और that है ये यूज होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और जो these और those हैं ये हमारे बेचारे अकेले दो, ये प्लूरल के लिए होता है। अंडरस्टैंड? ये इन दो का पेयर सिंगुलर के लिए काम करता है और इन दो का पेयर प्लूरल के लिए काम करता है। समझ लो ये दोनों इनके, ये दो सिंगुलर के आदमी है और ये दो प्लूरल के आदमी है। इतना बात समझ में आपको? अब ऐसी कोई चीज सिंगुलर की, ऐसी कोई चीज जो सिंगुलर है और वो मेरे पास में है, तब मैं यूज करता हूँ दिस। और ऐसी कोई चीज सिंगुलर है पर चीज और वो मेरे से दूर है, तब मैं यूज करता हूँ डैट। और ऐसी कोई चीज जो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल है और वो मेरे पास में है, तो मैं तब करता हूँ दिस। और जब ऐसी कोई चीज जो प्लूरल है पर मेरे से दूर है, तब मैं यूज करता हूँ दूस। इतनी बात समझ में क्लियर होनी चाहिए। दिस जो होता है वो सिंगुलर की पास की चीजों के लिए यूज होता है और दैट जो होता है वो सिंगुलर की दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दिस जो है अपना प्लूरल की पास की चीजों के लिए और दूस जो है प्लूरल की दूर की चीजों के लिए। इतनी बात क्लियर होनी ही चाहिए आपको। तो क्या आप देखिए अभी आप अब पता कैसे चलेगा यार? तू बता ही नहीं है, तू कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवा रहा है तो तू सेंटेंस में हम करेंगे कैसे? अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया
इसमें प्रोनाउन यूज करिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि देखिए बस कुछ सेंटेंसेस हैं, आप थोड़ा पॉज कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे जिनसे आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको हर प्रोनाउन के बाद एक 4 सेंटेंस के एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे वो प्रोनाउन वर्क क्लियर हो जाएगा। बुक डैश बुक इज नियर टू मी। नियर का मतलब क्या हो गया? पास। और मैंने पढ़ा था कि पास की चीज, और ये क्या है? सिंगुलर है, बुक है, बुक्स नहीं है, ओनली बुक ही है। तो सिंगुलर की पास की चीजों के लिए क्या यूज होता है? दिस। तूने दिस पे टिक कर दिया और मेरे एक क्लास पक्के। दैट डैश ट्रीज आर वेरी फार टू मी। फार का वेरी फार टू मी का मतलब क्या हो गया? बहुत दूर है मेरे से, बहुत दूर। और ट्रीज का होगा प्लूरल। तो प्लूरल की दूर की चीज के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं? दूस। तो ये दूस हो गया। बर्ड्स, तो मैंने यहाँ पे क्या करा? दिस दूस। डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। आज सोचोगे यहाँ पर ना तो मुझे कोई क्लू दे रखा, क्लू है पर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। इन द स्काई, अगर वो आसमान में उड़ रहा है तो वो आपसे दूरी तो होगा। ऐसा थोड़ी है आसमान ये आपसे 5 सेंटीमीटर दूर बोलो अरे ये ना देख स्काई आसमान उड़ रहा। नहीं, आसमान आपसे बहुत ऊंचाई में है और पक्षी का आसमान में उड़ रहा है और आसमान आपसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो क्या यूज करूंगा मैं? और क्या है ये? बर्ड्स नहीं है और एक ही बर्ड है, तो मैं दैट यूज करूंगा। क्योंकि सिंगुलर की दूर की चीजों के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? दैट। और डैश इज एन एप्पल। अब तो इसका मुझे कोई क्लू नहीं देख सका। हाँ, इसका ना कोई क्लू नहीं है, पर अगर मैं कहूँ इसका ना कोई क्लू नहीं है पर फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्यों? कैसे? तो मैं कह सकता हूँ अगर मुझे ऐसा कोई सेंटेंस है उसके अंदर मुझे कोई भी क्लू नहीं दे रखा और अगर चीज सिंगुलर है और तो आप यूज कर देना दिस, ठीक है। पर अगर यहाँ पर एप्पल्स होता, एप्पल्स, तब मैं यहाँ पर यूज करता दिस। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लूरल है और उसके अंदर कोई क्लू दे नहीं दे रखा तो आप दिस यूज कर देना। और अगर ऐसा कोई है जिसके अंदर आपको कोई क्लू नहीं दे रखा और अगर वो चीज सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तब आप यूज कर देना दिस। इतना क्लियर हुई क्या होगा आपको अब तक? इंटरोगेटिव चलो इंटरोगेटिव से हैं। भाई जो बच्चा शुरू से देख रहा है एंड तक बना होगा ना मेरी वीडियो के अंदर, सच कह रहा हूँ, उसका कॉन्संट्रेटिव लेवल जो अच्छा होगा। देखो यार, सबसे पहले बात, आप जो फोन आप क्या करते हैं, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपका जो माँ बाप है वो दुखी हो। कि माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा होता है। जिस दिन आप सच्चे से जाओगे ना, आपको आपसे भी ज़रा खुशी जो है आपके माँ बाप को, इसलिए माँ बाप को दिल मत दुखाना। और जो माँ बापों का दिल दुखाता है ना, उसका नतीजा फिर भगवान ही देता है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा लाइन हो गई। और माँ बाप बोल से कभी ऐसे बात मत करना आकड़ के, ना ही तो उनसे ऐसे डांट के कि आप क्या क्यों कर रहे हो, क्या है, ऐसे में बात मत करना। क्योंकि जब उन्हें जो दुख होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस वक्त। क्योंकि अगर जब आप बड़े हो जाते हो तब आप ऐसे बदतमीजी से बात करोगे अपने माँ बापों से, तो क्या सोचेंगे? जिसको गोद में खिलाया था, बड़े अच्छे से सपने देखे थे, जिसको हमने जब वो कोई काम कर देना था उसे हम प्यार से करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, तो आज वो हमें बड़े होकर डांट रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करना। देखो यार,
ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यार। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? ऐसे प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल तो मेरे पास है, व्हाट, व्हाई, Why Neha left the house? Why Neha? नेहा ने ये घर क्यों छोड़ दिया? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहा ने ये घर क्यों छोड़ दिया, तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका अगर आपको एग्जांपल मेरे पास है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन and whom. Whose, which. तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। इनके अंदर ऐसा कोई खेल नहीं है कि एक सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक प्लूरल के लिए यूज होता है। बस आपको बस ये ध्यान रखना है। आज मैं जो बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, ये वाई, व्हाट, इसका हिंदी अर्थ में कहूँ क्या, क्या, व्हाट ही डू, व्हाट ही डज, मीन्स उसने क्या करा, व्हाट ही डन, उसने क्या करा। कारण पूछ रहा है, वाई नहीं सॉरी, पूछ रहा है क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, वाई क्यों हुआ, रीजन, वाई जो होता है कभी कभी रीजन पूछने के लिए यूज होता है। वेयर पूछता है कि वो कहाँ गया, वेयर ही हैड गॉन, वो कहाँ चल गया, देखिए समझ लो। और व्हेन तो टाइम की होता है, व्हेन ही लेफ्ट द हाउस, उसने कब ये घर छोड़ा। टाइम, जब टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तब व्हेन होता है। हु, मतलब तुमने किसको, आई नो नहीं कहा। Who is at the door? दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। Who is standing at the door? ठीक है, समझ रहे हो कि कौन खड़ा है, कौन, कौन का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन, ठीक है। और whom मतलब जिसको, किसको, किसको तुमने तुम्हारी किताब दी, whom you give to your notebook, तुमने तुम्हारी किताब किसको दी, किसको, समझ रहे हो। whose और which जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, कभी एनिमल्स के लिए यूज होता है, समझ में आ रहे हो। which जो होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मैं कुछ आपके इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके लिए, तो आपके क्लियर हो जाएगा। और तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 एग्जांपल लिख दिए हैं। डैश इज दैट इन योर हैंड। यहाँ पर आपके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं लिखा है, अब कैसे पहचानोगे। अरे हर्ष भाई से पढ़ा है, कैसे नहीं पहचानेंगे। और यार हर्ष भाई को ट्रिक तो बता ही नहीं यार, फिर बताता हूँ। आप देखो, आपके यहाँ पर हर एक वर्ड जाके लिखना है, हर एक वर्ड आपको मेन भी ज़्यादातर मैं कहूँ आपको what, whose, which। ज्यादातर आपको इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। मेन जो है आपके यही है, आपको सबसे पहले ये लगा के देखना है
सेंटेंस के अंदर, फिर सेंटेंस आपका सूटेबल बनता है क्या नहीं बनता है। चलो दिलाते हैं। डैश इज योर हैंड, हु इज दैट इन योर हैंड। सूटेबल नहीं लिख रहा, हु का मतलब समझा था, हु। अगर मैं इसको फिर अगर सेंटेंस से पहले लगाऊं, हु इज दैट इन योर हैंड, हु इज दैट इन योर हैंड, कौन तुम्हारे हाथ के अंदर है। अरे तो यार ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो गया, ठीक है। तो लगा whom is that in your hand, जिसको तुम्हारे हाथ के अंदर है, तो तुम्हारा कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। फिर what is that in your hand, वो क्या है तुम्हारे हाथ के अंदर। तो ये सेंटेंस what के साथ करेक्टली मैच होता है, तो आप इसे कर लीजिएगा। मैं कोई सर नहीं हूँ जो आपको एक ट्रिक बताऊँ, मैं बस वो एक दोस्त हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मैं वो एनालाइज करता हूँ जो हर एक स्टूडेंट ने एनालाइज करा हुआ है या उसकी प्रॉब्लम है। मैं एक स्टूडेंट के नज़रिए देखता हूँ, मैं एक टीचर के नज़रिए से नहीं देखता, नहीं मैं किसी सर के नज़रिए देखता हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखता हूँ कि एक स्टूडेंट को किस तरह से आपको बैठ कर समझ में आएगा। ना तरीके तो बहुत सारे हैं, हार्ड तरीके भी हैं, पर मैं आपको सिर्फ वो तरीका बताता हूँ जो एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो सकता है, जिससे वो एक अच्छे मार्क्स भी स्कोर करे, ठीक है। दूसरा है ठीक है, डैश इज द बेटर बुक, हु इज द बेटर बुक, कौन बेटर बुक है। ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हु जो होता है वो है पर्सन के लिए होता है, whom भी पर्सन के लिए होता है, व्हाट भी पर्सन के लिए होता है, कभी व्हाट भी रीजन के लिए होता है, whose भी जो है उसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, पर विच जो होता है वो कभी एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो विच इज द बेटर बुक, तो मैंने विच लगा दिया यहाँ पर। डैश इज योर नेम, whose इज योर नेम, कौन तुम्हारा नाम है, ये भी गलत। whom इज योर नेम, कौन किसको तुम्हारा नाम है, ये भी नहीं है। व्हाट इज योर नेम, वो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए व्हाट इज योर नेम, ठीक है। समझ में आया आपको, तो सिंपल सेंटेंस आप समझ जाओगे। डैश यू गिव योर नोटबुक, हु यू गिव योर नोटबुक। देखो यहाँ पर जो है, मैं आपको बताऊं, whom you give your notebook, किसको तुमने तुम्हारी नोटबुक दी, किसको तुमने तुम्हारी नोटबुक दी, whom you give your notebook। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इन चारों को एक बार मिला के देख लेना, अगर उसमें नहीं लगता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, डैश यू गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर इनके अलावा मैं चारों लगा दूंगा मैं, तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, इसको मुझे लग ही नहीं रहा। अब फिर मैं बताया था, अगर ये नहीं लगे, ये इन पांचों में से अगर आप इन पांचों को आपने लगा के देख लिया, तो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बताया था, लाइक वैन, वेयर, तो आप उनको लगा के देख लेना एक बार। वेयर यू गो टू दिल्ली, तो ये सेंटेंस नहीं बदला। वैन यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे। अब ये मेरा बैठ गया, तो वैन लगा दिया मुझे। वैन यू गो टू दिल्ली, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप मेरे भाई, एक मेरे दोस्त, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, लगाने का काम, फर्स्ट सोचने का काम, वो क्लू, ऐसा कौन सा क्लू जो आप सेंटेंस में दे रखा है, वो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक मैं दोनों को आपको एक साथ कराऊंगा। आप तो लिख कर उसकी लैंग्वेज लिख कर देता हूँ एक बार मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन, दोनों में आपको एक साथ करा दूंगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन यूज टू शो रिफ्लेक्ट द प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट। हाँ, द प्रोनाउन यूज टू रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, प्रोनाउन तो सब्जेक्ट को ही वापस सेंटेंस में दिखा देते हैं, दिखाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका अगर आप एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास हो सकता है आई कुकड माई सेल्फ, मैंने खाना खुद से बनाया, मैंने खाना खुद से बनाया, ठीक है। तो आई कुकड, तो हाँ यहाँ पर देख सकते हो आप, आई कुकड फूड माई सेल्फ, मतलब मैंने खाना खुद से बनाया, मैंने खाना खुद से बनाया, मैंने खाना खुद से बनाया, जो छोका वोका तो प्यार में डल दिया, तो समझ में आया। बट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था अपना, आई था, और वापिस इसे सेंटेंस कर किसने शो कर दिया, माई सेल्फ ने। ये माई सेल्फ इस आई के लिए यूज हुआ है, ये जो माई सेल्फ है ये आई के लिए तो यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, समझ लो ना। तो इससे ही तो ये इस आई को तो वापस बता दिया इसने, ठीक है। तो इसके अगर मैं आपको वर्ड्स की बात करूँ तो उसके अंदर वर्ड्स आ सकते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ, ठीक है। अब इसमें कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल यूज होता है। फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के लिए जो मैं यूज करता हूं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है मेरा तो मैं उसके रिफ्लेक्सिव के अंदर माई सेल्फ यूज करूंगा, और अगर वो प्लूरल है तो मैं उसके अंदर आवर सेल्फ यूज करूंगा। अगर वो सेकंड पर्सन के अंदर है और अगर वो क्या है सिंगुलर है तो मैं योर सेल्फ यूज करूंगा, अगर वो प्लूरल है तो मैं योर सेल्फ यूज करूंगा। अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और थर्ड पर्सन को अगर मैं शो करना है, रिफ्लेक्ट करना है वापस से सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो मैं अगर वो लड़का है तो मैं हिमसेल्फ यूज करूंगा, और लड़की है तो हर सेल्फ, और एनिमल है या न्यू बॉर्न बेबी है जो या नॉन लिविंग थिंग है तो मैं इट सेल्फ यूज करूंगा, ठीक है। और देम सेल्फ अगर थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर है तो मैं देम सेल्फ यूज करूंगा, इतनी बात समझ रही। और एम्पैथिक प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्पैथिंग द नाउन, यूज्ड टू शो एम्पैथिंग द नाउन। अब इस एम्पैथिंग का मतलब क्या हुआ बताता हूँ उनको, 2 मिनट बस 2 मिनट रुक जाओ आप। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सेम है रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो जो वर्ड्स अपने आए थे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देयरसेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एम्पैथिक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसका डिफरेंस क्या हुआ, यही तो इस एम्पैथिक का मतलब यही तो है। अगर ये सारे सेंटेंस है ना, अगर ये सारे अगर कोई सेंटेंस आ गया और उनके अंदर ये इनमें से कोई एक वर्ड आ गया, और अगर आपने उस वर्ड को सेंटेंस से हटा दिया, आपने उस वर्ड को सेंटेंस से हटा दिया, तो अगर उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहा तब तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। यदि अगर कोई ऐसा इनमें से कोई वर्ड आता है और उसको सेंटेंस से हटाने के बाद भी उस सेंटेंस का एक अर्थ या मीनिंग रहता है, तब आप उसे एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात समझ में होनी चाहिए आपको। इसका अगर आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ सबके, ये मैं पॉज करता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे उससे। आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिख दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है और कौन सा एम्पैथिक प्रोनाउन का है। आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। माई सेल्फ मुझे दिख रहा है ये वर्ड, और मैंने चलो इसको हटा दिया, समझ लो ये है ही मेरी सेंटेंस के अंदर। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, तो इसका एक अर्थ आ रहा है, इसका एक मीनिंग आ रहा है, तो ये एम्पैथिक हो गया। ई एम्पैथिक का मतलब समझ लो यहाँ पर ई। प्लीज हेल्प योर सेल्फ विद द फूड, ठीक है, मैंने योर सेल्फ को हटा दिया, प्लीज हेल्प विद द फूड। अब कुछ सेंस नहीं बन रहा है यार इसका, प्लीज हेल्प विद द फूड। क्या अगर ऐसा होता प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, तुम खुद से ही तुम्हारी खुद की मदद करो फूड से, ठीक है, तो एक सेंस बन रहा था। और जैसे ही मैंने इस वर्ड को जब हटा दिया तो मेरा कोई भी सेंस एक नहीं बना, समझ में आया आपको, ठीक है। आई तो एक क्या हो गया, बड़ा रिफ्लेक्सिव हो गया।
आई मेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। अब उसमें मैंने इस माई सेल्फ को हटा दिया, आई मेड द प्रोजेक्ट, तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो एक सेंस बन रहा है, तो क्या होगा, एक एम्पैथिक। मैरी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, मैंने हर सेल्फ को हटाया, तो मैरी सॉ इन द मिरर, मैरी, अब आप बोलोगे ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप लोग बोलोगे यार जब मैंने हर सेल्फ को हटाया तो हमें तो एक लग रहा था कि मीनिंग है मैरी सॉ इन द मिरर, मैरी ने कांच के अंदर देखा, तो मैरी ने कांच के अंदर क्या देखा, मैरी ने कांच के अंदर क्या देखा, यही तो। अगर उसने जो हर सेल्फ देखा, खुद को ही देखा, तब तो उसको एक सेंस बनता था, मैरी ने खुद को ही कांच के अंदर देखा, मैरी ने कांच के अंदर देखा, और तो भाई क्या देखा ये तो बता, तो ये कह रहा है वो हर सेल्फ, ठीक है, तो क्या हो गया, अपना रिफ्लेक्स होगा। तो ये एक्सरसाइज से आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा एम्पैथिक प्रोनाउन होता है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आप यहाँ पर देखिए, अब आप सोच रहे हो कि बस सड़क वो कहाँ गया, पीछे से आवाज आ रही है। देखिए, प्रोनाउन यूज हैज अ कंजक्शन, प्रोनाउन जो कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंजक्शन होते क्या है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कंजक्शन भी। कंजक्शन वो होते हैं जो किसी दो फ्रेजेस को या किसी दो सेंटेंसेस को या किसी दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, समझ रहे हो। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन एनी फ्रेजेस, क्लॉजेस और एनी टू सेंटेंसेस, ऐसे कोई वर्ड्स जो दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजों को या कोई दो वाक्य को जॉइन करने का काम कर रहे हैं, तो अपन प्रोनाउन कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ द बॉय हु वॉन द मैच इज माई ब्रदर, ठीक है, वो लड़का जिसने मैच जीता है वो मेरा भाई है, ठीक है। हु यहाँ पर जो है मेरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं इसके वर्ड्स की बात करूँ तो कौन कौन से वर्ड आते हैं, हु आ गया, whom आ गया, what आ गया, which आ गया, whose आ गया, that आ गया। अब कहोगे यार ये सारे वर्ड तो इंट्रोगेटिव के अंदर भी थे, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जहाँ पर ये सारे वर्ड कंजक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं बीच के अंदर सेंटेंस के या किसी दो क्लॉज के या किसी फ्रेजेस के, तब वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और जहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस के, तब ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव की तरह यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर एक डैश का एक बराती और आ गया डैट, ठीक है, ठीक है। हु जो होता है वो अपना पर्सन के लिए यूज होता है, whom भी पर्सन के लिए यूज होता है, what अभी पर्सन के लिए, what भी है, सॉरी what नहीं है इसके अंदर, what नहीं, सॉरी गलती से लिख दिया। whom भी पर्सन के लिए, who भी पर्सन के लिए एंड whom भी पर्सन के लिए। which जो होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है एंड who जो होता है बोथ पर्सन या थिंग्स के लिए होता है। ये जो which है ना, which ये एनिमल और ये थिंग्स और एनिमल, है ना, थिंग्स और एनिमल दोनों में से किसी दोनों के होता है, थिंग्स एंड एनिमल। क्या हो गया राइटिंग को। और जो हु है वो दोनों के लिए यूज होता है, एक तो पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और एनिमल या थिंग्स के लिए भी यूज होता है। और जो दैट है अपना बेचारा जो एक्स्ट्रा लगाती आया है, ये भी इसके लिए यूज होता है, पर्सन और एनिमल और थिंग्स के दोनों के लिए यूज होता है। एक जैसे ये दोनों सेम समझ लो भाई, दोनों का एक ही सूल है, दोनों के लिए यूज होंगे हम तो। और ये दोनों अलग प्रजाति के हैं जो सिर्फ पर्सन के लिए यूज होते हैं, और ये बेचारा अलग प्रजाति का है, समझ लो आप बस ऐसे। और जो डैट है वो जो आफ्टर मीन्स किसी भी नाउन या किसी भी आफ्टर यूज होता है, ये तो पहले यूज होंगे और ये आफ्टर यूज होता है, समझ में आ रहा है आपको। देख मैं कहूँ जब आफ्टर थिंग्स एंड एनिमल मीन्स थिंग्स एंड एनिमल के बाद ऐसा कोई वर्ड जो एनिमल का है, एनिमल से रिलेटेड है कोई वर्ड है लाइक कैट, तो ये उसके बाद में यूज होगा डैट। पर जो हु है ना, हु इतने भी सारे वर्ड हैं ये पहले यूज होते हैं, किसी भी वर्ड के पहले यूज होते हैं, ठीक है।
ऐसा कोई वर्ड जो पर्सन के लिए यूज होता है तो तब उससे पहले यूज whom दोनों में से कोई एक आ सकता है। अगर ऐसा कोई वर्ड कोई एनिमल की प्रजाति का है उससे पहले बीच आएगा। और ऐसा कोई वर्ड जो एनिमल या थिंग दोनों है तब वहाँ पर भी एनिमल सॉरी ऐसा कोई वर्ड जब पर्सन और थिंग्स दोनों में से कोई भी आ जाएगा उससे पहले भी यूज हो सकता है। पर बेचारा डैट जो है हमेशा बाद में यूज होगा। एनिमल्स और पर्सन के नेम के बाद इस्तेमाल होगा और ये एनिमल्स और पर्सन के नाम के पहले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये समझ लो, ये नाम से पहले इस्तेमाल होंगे और ये नाम के बाद इस्तेमाल होगा। बेचारा डैट, इतनी बात समझ होनी चाहिए आपको भी। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको इसको यूज करना बताता हूँ। आप पॉज ये मैं लिख देता हूँ सारा सेंटेंस। तो देखिए मेरे दोस्त, तो चलो आपको एक ट्विस्ट है, ये सेंटेंसेस है, मैंने सबसे अच्छे सेंटेंसेस देखे हैं। इनसे आपको कंफ्यूजन हो कि यार लगेगा क्या, इससे कि अगर आपको कंफ्यूजन होगा तब आपको पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ आ रहा है। आप तो ऐसे सब इतना हो गया अरे हाँ आ रहा है समझ में, तो आपको पता नहीं रहना चाहिए। तभी तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, फिर आपके डाउट पैदा हो। ठीक है, डाउट आए आपके दिमाग में मतलब, और फिर वो डाउट जो है फिर आप जब आपको डाउट क्लियर होते हैं ना तब वो टॉपिक आपका जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। सबसे पहले गॉड हेल्प दूज डैश हेल्प टू देमसेल्फ। अब मैंने जो मेनली जो मैंने वर्ड्स पढ़े थे वो थे हु, whom, which है ना, which है ना, which, whose और that। तो मैंने सोचा यार चलो देख करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा हु लगाता हूँ, द गॉड हेल्प्स दूज हु हेल्प ईच अदर। जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद करा तो मैंने क्या समझ पाया, भगवान उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, है ना। हु का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो। हु का मतलब हमेशा जो ही रहता है, हमेशा तो मैं कही हूँ तो उनका एक्सपेक्शन हो जाते हैं, पर हु का मतलब है 99% केसों में जो ही रहता है। तो मैंने हु का यहाँ पर जो लगा के देखा, अर्थ गॉड हेल्प दूज हु हेल्प ईच अदर। फिर जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद करा, द गॉड हेल्प, भगवान उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, जो मदद दूसरी करते हैं, समझ ले। ठीक है, तो फिर मुझे लगा यार हाँ यार हु तो बैठा है यहाँ पर, हुई, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वॉन्ट ए मशीन विच, ठीक है, मशीन क्या हो गया अपना, क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग या थिंग है तो थिंग्स में मैं क्या यूज करता हूँ, विच। ठीक है, ठीक है, आई द वॉच डैश आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा दैट। दैट भी जो होता है वो किसके लिए होता है, बोथ थिंग्स एंड पर्सन के लिए होता है। और अब बोलोगे यार पर यहाँ पर जो था, ठीक है, यहाँ पर विच क्यों नहीं आया, द वॉच विच आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग। यहाँ पर विच और दैट दोनों ही सूटेबल थे, और मैंने यहाँ पर दैट क्यों लगाया कि यहाँ पर जो था वॉच क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बाद डैश आया, और फिर ठीक है उस ऑब्जेक्ट के बाद डैश आया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दैट लगाया। ठीक है, तो बात का भी देखो आप, द चेयर डैश कलर इज ब्लू इज माइन। जो ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चेयर के बाद क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, मीन्स यहाँ पर दैट यूज होना चाहिए, और यहाँ पर दैट ही यूज होगा, चेयर दैट नहीं, द चेयर दैट इज कलर इज माइन। आपको समझना चाहिए, यहाँ पर इसके बाद डैश आया है, बट एक ट्विस्ट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो कहती है हुज, उसकी एडजेक्टिव, ये जो हुज जो है यहाँ पर कलर, ये चेयर का एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि उसका रंग नीला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हुज यूज करूंगा, क्योंकि हुज जो है कभी काल एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है, तो मैंने हुज यूज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। अगली वीडियो का नाम वर्ड सीखेंगे, वर्ड के अंदर अपन कुछ टाइप्स ही पढ़ेंगे उसके, इसलिए तब तक के लिए बाय।